देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयरिंग है मैम। देखो हम लोग ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग तक किया था। बहुत सारा बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ा था, आज भी इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो ये तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरह का मतलब कॉस्ट होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वो पढ़ेंगे मेनली। एज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वही वाला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। एक सेकेंड। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एलिमेंट जब भी पूछेगा तो हमें यही आंसर देना होता है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब, एलिमेंट मतलब क्या होता है, जो मेन सब्सटेंस होता है कोई भी कॉस्ट के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें मेन एलिमेंट क्या होता है, नॉर्मली तो कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही होता है, ठीक है। तो एलिमेंट जो है वो मेन 3 तरीके का चीज चाहिए तभी जाके मैन्युफैक्चर हो सकता है, मेटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले है मेटेरियल, उसके बाद है लेबर, उसके बाद है एक्सपेंसेस। और मेटेरियल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इसमें सब पार्ट हो गया। और लेबर का 2 पार्ट हो जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस का 2 पार्ट हो जाएगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो ये सब क्या है, ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 3 तरह का है, इसमें ये अलग अलग हो गया, ठीक है। अब जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, डायरेक्ट जो कॉस्ट है, ये सब मिलके हो जाता है प्राइम कॉस्ट। जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है ये सारे कॉस्ट मिलके हो जाता है प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट जो है, इनडायरेक्ट को क्या बोला जाता है, सारे के सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट मिलके हो जाता है ओवरहेड, ठीक है। ये नाम हो जाता है ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट। इसमें पढ़ेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल which can be directly, which can be directly attribute attributable, attributed to cost object, that is economically and directly feasible. इकोनॉमिकली एंड डायरेक्टली फिजिबल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये देखो पहले यहाँ पर कॉस्ट ऑब्जेक्ट वाला जो पॉइंट है वो ऑलरेडी हम लोग डील कर चुके हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट वाला जो पॉइंट है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जिस चीज का हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कॉस्ट ऑब्जेक्ट, वहां पर ये रहा।
कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए हम लोग सेपरेटली कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। वो कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए जब हम लोग यहाँ पर देखो क्या बोला है, अब ये रिलेटेड है ना, कॉस्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता होगा तो इसका डेफिनेशन भी हमें नहीं समझ आएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन बी, किसी भी मटेरियल का कॉस्ट, ठीक है, which can be identified directly attributable to the cost object, मतलब जिस चीज का कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें अगर डायरेक्टली हमें वो कॉस्ट पता चल जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, या और जिसको हम लोग इकोनॉमिकली एंड डायरेक्टली बोल सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिजिबल बोल लो, या फिर इसके लिए और एक वर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर फिजिबल नहीं समझ आता है हमें कभी कभी तो हम लोग इसको देखो जैसे इजीली याद रख सकते हैं, आइडेंटिफायर, ठीक है। जैसे इसका देखो बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, लाइक यहाँ पर जैसे अगर मान लो हम लोग क्ले यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्ले इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉट, ठीक है, हम लोग अगर मिट्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, ठीक है, तो उसमें जो मिट्टी यूज हो रहा है वो हम लोग का क्या है, वो हम लोगों का डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। जैसे मिट्टी जो यूज हो रहा है, ठीक है, अब देखो जो मिट्टी का पॉट जो बन गया, मान लो ये एक घड़ा बना, ठीक है, ये घड़ा बन गया मिट्टी का, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें कितने रुपए का मिट्टी लगा है, कितने का क्ले यूज हुआ है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग मान लो एक घड़ा अगर मान लो 100 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 60 रुपीज का मेटेरियल लगा है, ठीक है। तो 60 रुपीज का मेटेरियल, तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिकली मतलब मनी मेजरमेंट कर पा रहे हैं, इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हम लोग इस मिट्टी के घड़ा का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो इसका कॉस्ट लगा है टोटल 100 रुपीज, इसमें से जो मेटेरियल यूज हुआ है यानी कि क्ले, क्या क्ले का कॉस्ट हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इकोनॉमिकली एंड डायरेक्टली, अगर कर पा रहे हैं देन ये हम लोगों का हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि ग्लू इन बुक बाइंडिंग, अगर कोई बुक बाइंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बुक बाइंड कर रहे हैं, वहां पर जो ग्लू का यूज हो रहा है, अगर हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो बुक बाइंड करने का पूरा खर्चा हो गया, मान लो बुक बाइंड करने का पूरा खर्चा हो गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल 90 रुपीज, ठीक है, पूरा बुक बाइंड करने का कॉस्ट आ गया, बुक बाइंड में जो भी जरूरत है वो सब। अब इसमें ग्लू का यूज हुआ है बाइंड करने के लिए, तो ग्लू का जो यूज हुआ है, अगर वो ग्लू लगा है फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज का, ठीक है, अगर 30 रुपीज का ग्लू लगा है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। और क्या हो सकता है, बैटरी इन रेडियो, अगर रेडियो में जो बैटरी यूज हो रहा है उसका कॉस्ट भी हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो जाएगा मान लो वुड इन टेबल, ठीक है, मान लो एक टेबल हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, एक टेबल बनाया है हम लोगों ने, ठीक है, इसमें कितने का वुड लगा है, मान लो टेबल का कॉस्ट है 1000 रुपीज और इसमें वुड वुड का जो कॉस्टिंग है वो है 400, ये हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं विथ इकोनॉमिकली, तो ये हम लोगों का बन गया डायरेक्ट मेटेरियल, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मेटेरियल क्या होता है देखो, तो और भी क्लियरली डायरेक्ट मेटेरियल से डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इनडायरेक्ट मेटेरियल, इनडायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट, cost of material which cannot be directly attributed to कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं और डायरेक्टली इकोनॉमिकली और इजीली आइडेंटिफाइबल भी नहीं होगा, इस तरह के मेटेरियल कॉस्ट को हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट मेटेरियल, ठीक है। बट इस कॉस्ट को फिर क्या करें, क्या इसको प्रोडक्ट में नहीं चार्ज करेंगे, करेंगे ना, प्रोडक्ट में चार्ज करेंगे, बट कैन बी
खर्चा कैसा भी हो, प्रोडक्ट से ही तो एब्जॉर्ब करवा के कस्टमर से रिकवर करना है, तो फिर इसे क्या करना पड़ेगा, एपोर्शन कर सकते हैं और एब्जॉर्ब बाय कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट। ठीक है, तो उस कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, उस कॉस्ट को हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट में इतना कॉस्ट लगा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग एपोर्शन कर सकते हैं या एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। एपोर्शन करवा सकते हैं कॉस्ट सेंटर में, कॉस्ट सेंटर तो अलग अलग तरीके का हो सकता है, पर्सनल, इम्पर्सनल, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर मतलब जिसका कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, और कॉस्ट यूनिट मतलब जिसमें मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट यूनिट में एब्जॉर्ब करवाया जाता है कि कितना पर किलो है या फिर कितना पर लीटर है, और एपोर्शन करवा सकते हैं कॉस्ट सेंटर में। मान लो दो डिपार्टमेंट है, किसमें कितना खर्चा गया, इस तरह से। अब एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज्ड इन मशीन, ठीक है। जैसे कि मान लो ये जो टेबल मैन्युफैक्चर हुआ या फिर ये जो घड़ा बना, ठीक है, ये घड़ा बनाने के लिए भी एक मशीन होता है, ठीक है। ये टेबल मैन्युफैक्चर हुआ, उसके लिए भी एक मशीन होगा, ठीक है। तो ये, या फिर बुक बाइंड करने के लिए मान लो हम लोग मशीन का यूज करें, तो उस मशीन को स्मूथली रन करवाने के लिए हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह का यूज करना पड़ता है। लेकिन वो ऑयल का खर्चा कितना है, क्या हम लोग इस बेंच में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो इजीली इकोनॉमिकली या फिर डायरेक्टली फिजिबल नहीं। मान लो हम लोगों ने ऑयल खरीदा था 1000 रुपीज का, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पूरे फैक्ट्री में यूज होगा बोल के, लेकिन उसका कितना पोर्शन अब इस बेंच को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगा है, वो उतना आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ना तो पैसे के हिसाब से आइडेंटिफाई कर पाएंगे आसानी से, ना तो हम लोग उसे मतलब फिनिश्ड गुड्स में ढूंढ पाएंगे, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स में ढूंढना भी जरूरी होता है। जैसे अगर फिनिश्ड गुड्स में हमें दिख रहा है क्ले, तो वो हम लोगों का डायरेक्ट मटेरियल हो गया। फिनिश गुड्स में वुड दिख रहा है, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ठीक है। तो फिर आइडेंटिफाई भी होना चाहिए। गुड इवनिंग। अब देखो नेक्स्ट, हैंड ग्लव्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉट। तो ये जो क्ले को यूज किया जा रहा था घड़ा बनाने के लिए, पॉट बनाने के लिए, तो उसमें मान लो जो लेबर था उसने हैंड ग्लव्स यूज किया था, तो उसको, उसका भी तो खर्चा होता है, बट उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो तो दिखता ही नहीं है, ठीक है, वो नहीं दिखेगा हमें। अच्छा, और क्या हो सकता है, लाइक कॉटन वेस्ट यूज्ड इन मेंटेनेंस ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है वहां उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग कॉटन वेस्ट वगैरह यूज करें, तो वो भी तो हमें हेल्प करता है हमारे प्रोडक्शन के लिए, लेकिन उसका कॉस्ट हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो पॉलिश पेपर जो होता है, मान लो ये बेंच पे पॉलिश किया, हम लोगों ने पॉलिश पेपर को यूज किया, उससे पॉलिश वगैरह किया, तो उसका वो तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। वो तो इकोनॉमिकली भी आइडेंटिफाइबल नहीं है, डायरेक्टली भी आइडेंटिफाइबल नहीं है, बट उसका तो खर्चा हुआ है, तो वो भी एक हो सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि पॉलिश पेपर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, used in मैन्युफैक्चरिंग, used in पॉलिश ऑफ टेबल, ठीक है। टेबल पॉलिश करने के लिए जो पॉलिश पेपर यूज किया गया वो हमें नहीं दिख रहा है, आफ्टर ये जो बेंच बन गया इसके बाद वो हमें नहीं दिख रहा है डायरेक्टली, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हम लोगों का हो जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट को इम्प्लॉय कॉस्ट भी बोला जाता है। लेबर कॉस्ट को एम्प्लॉय कॉस्ट भी बोला जाता है। एक है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा,
लेबर कॉस्ट जो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है, जो प्रोडक्शन के साथ लेबर डायरेक्टली रिलेटेड है वो होते हैं डायरेक्ट लेबर, और जो नहीं है उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ लेबर विच कैन बी directly attributed to cost object in economically feasible way। मतलब हमें मॉनिटरी टर्म में भी वो दिखना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल वे, एंड दे कन्वर्ट रॉ मेटेरियल, ये रॉ मेटेरियल दिखाना है, दे कन्वर्ट रॉ मेटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और जिनका कॉस्ट हम लोग कॉस्ट ऑब्जेक्ट में आइडेंटिफाई कर पाते हैं उनको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। जैसे कि लेबर एंगेज्ड इन एक्चुअल प्रोडक्शन में जो लेबर एंगेज्ड है, मान लो जो पॉट बना रहा है, ठीक है, क्ले यूज करके, अगर वो कभी नहीं आता है, मान लो एब्सेंट है, तो वो पॉट बनेगा ही नहीं। मान लो जो बेंच बना रहे हैं किला विला लगा के, या जो बुक बाइंड कर रहे हैं, अगर वो लोग एब्सेंट है तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो जो डायरेक्टली प्रोडक्शन को हैम्पर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हैम्पर यानी कि प्रोडक्शन रुक सकता है जिनके वजह से, तो वही हो जाएंगे हमारे डायरेक्ट लेबर। इसके अलावा लेबर हु इज engaged in क्वालिटी कंट्रोल, ये भी डायरेक्ट लेबर होते हैं, क्योंकि ये भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जो चीज प्रोड्यूस हुआ उसका अगर हमें क्वालिटी चेक करना है तो उसके लिए जो लोग हम लोगों ने अपॉइंट कर रखा है, ठीक है, वो अगर नहीं आएंगे तो हमारा प्रोडक्ट आगे सेल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल भी जो मेंटेन करते हैं वो भी हमारे डायरेक्ट लेबर हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इनडायरेक्ट लेबर। कॉस्ट ऑफ लेबर which cannot be directly attributed to cost ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, बट कैन बी एपोर्शन, बट जो कॉस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एपोर्शन कर सकते हैं, और एब्सॉर्ब बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। इसे हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जैसे कि एग्जाम्पल, ट्रेनर जो ट्रेंड करवाते, ठीक है, मतलब जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, ट्रेनी और इंस्ट्रक्टर। ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर, ठीक है। स्वीपर हु क्लीन द शॉप फ्लोर, ठीक है, जो स्वीपर होते हैं जो क्लीनिंग का काम वगैरह करते हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे हमारे इनडायरेक्ट लेबर। सिक्योरिटी गार्ड जो कि ये सब लोग जो है ये प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं। और टाइम ऑफिस एम्प्लॉई जो टाइम मेंटेन करते हैं, कब कोई आ रहा है कब जा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस।
डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब हो जाता है ऐसा एक्सपेंस जो सबसे पहला बात है ना तो मेटेरियल है ना तो लेबर है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंस जो तो ना मेटेरियल होगा ना लेबर होगा, इसके अलावा अगर कोई खर्चा है उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसमें लिखेंगे एक्सपेंसेस अदर देन मेटेरियल एंड लेबर which can be directly linked to cost object economically feasible way। Those expenses are specifically incurred for a particular product or process। तो एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल लेबर के अलावा अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो हम लोग कॉस्ट ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं उसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। और ये ऐसा एक्सपेंस होता है कि हर एक प्रोसेस के लिए वो अलग होता है, स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है। जैसे मान लो इस टेबल में मान लो कोई हमें स्पेशल ब्रांडिंग वगैरह करवाना है, ठीक है, तो इस पे वो ब्रांडिंग करवा दिया तो वो एक खर्चा हो सकता है, ठीक है। इस पॉट में कोई स्पेशल डिजाइन वगैरह करवाना है तो वो हो जाता है हम लोगों का डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये हर एक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकली सोचा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, पावर एक्सपेंसेस टू रन द मशीन, ठीक है। जैसे मशीन को रन करवाने के लिए पावर का जो खर्चा होता है, ठीक है, वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। कॉस्ट टू रेक्टिफाई डिफेक्टिव वर्क, कोई डिफेक्टिव वर्क हो गया है, ठीक है, उसको सही करना पड़ेगा, तो उसको सही करने का जो खर्चा आएगा वो तो ना डायरेक्ट मटेरियल है ना डायरेक्ट लेबर है, वो फिर क्या हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। किसी तरह का स्पेसिफिक डिजाइन, ठीक है, कोई ब्रांडिंग, कोई आर्किटेक्ट का फीस, ये सब हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा एक्सपेंसेस अदर देन material and labor which can't be directly identified to cost object but can be apportioned or absorbed by cost centers or cost units। जैसे एग्जांपल, जहां पर ये बुक बाइंड हो रहा है या क्ले पॉट रेडी हो रहा है या मशीन, ठीक है, कहीं फैक्ट्री में अगर हो रहा है उस फैक्ट्री का जो रेंट है वो हो जाएगा हम लोगों का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो किसी तरह का रेंट हो गया, कोई इंश्योरेंस करवा रखा है हम लोगों ने किसी मशीन का कोई प्लांट का, वो हो गया।
कोई म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह पे करना पड़ रहा है हम लोगों को, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर लाइटिंग, हीटिंग और कूलिंग। ठीक है, अगर हम लोगों को कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें कोई हीटिंग वगैरह देना है, उसको फिर कूल करना है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है वो हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस अगर कंपनी कुछ कर रही है, एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रही है ऑन ट्रेनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। ठीक है, तो भी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखो, इस चीज को इस तरह से एक मतलब एक स्टोरी से याद रख सकते हैं पूरे चीजों को। मान लो ये एक क्ले पॉट बनाने का मशीन है, जो व्हील होता है ना लकड़ी का, ठीक है, उसमें मान लो क्ले पॉट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो एक क्ले पॉट बन रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्ले पॉट बन रहा है, तो यहाँ पर जो इस व्हील में जो ऑयल या फिर ग्रीस यूज हो रहा है, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, और ये जो मतलब ये जो पॉट बन रहा है, इसके लिए मान लो यहाँ पर रखा हुआ है क्ले। ठीक है, ये मान लो है क्ले। ठीक है, ये जो क्ले इससे लेके यहाँ पर पॉट बन रहा है, ये जो क्ले है ये बन गया डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल यहाँ से हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब ये जो पॉट है ये कोई बना रहे हैं। ठीक है, ये मान लो कोई यहाँ पर बैठ के ये अपने हैंड्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर ये बना रहे हैं। ठीक है, ये जो पर्सन बना रहे हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लेबर। ये अपना स्किल यूज करके इस क्ले पॉट को बना रहे हैं, ये हो गया डायरेक्ट लेबर। अब यहाँ पर मिट्टी विट्टी गिरता है, तो एक स्वीपर है, एक स्वीपर को रखा गया है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर साफ कर देते हैं। ठीक है, झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, ये इनके हाथ में मैंने झाड़ू बना दिया। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर साफ सफाई करने का काम करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये है हम लोगों के इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, ये इनडायरेक्ट लेबर, इनका काम क्या है, ये हम बोल देते हैं, ये हो गए क्लीनर। ठीक है, क्लीन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मान लो ये जो व्हील घूम रहा है, ठीक है, इसको घुमाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है। ठीक है, इसको घुमाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है, तो मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है यहाँ लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो यूज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हम लोगों का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर लाइटिंग। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है बोल के यहाँ पर जो है लाइट जल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक लाइट जल रहा है, ठीक है, ये लाइट जल रहा है, तो ये हो गया, ये मैंने ये ऐसे बना दिया, ये रोशनी। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर लाइट जल रहा है, तो ये हम लोगों का डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में पावर, अच्छा देखो ये जो है, ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी के जो पावर यूज हो रहा है, मान लो यहाँ पर और एक इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड बना देते हैं, यहाँ से ये लाइट जल रहा है। ठीक है, यहाँ से ये लाइट जल रहा है, ये हम लोग का हो जाएगा ये जो लाइट जल रहा है ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये बोल देते हैं, ये जो है ये पावर मशीन है बोल देते हैं। ठीक है, मतलब पावर यूज हो रहा है इस व्हील को घुमाने के लिए। ठीक है, ये पावर का कनेक्शन है, तो ये हम लोग का
का डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इसको हम पावर वाला बोर्ड बना दिए, इसको इनडायरेक्ट वाला, तो ये हो गया हम लोगों का पावर का एक्सपेंस। तो ये वाला स्टोरी एक बार याद रखोगे तो सारे मतलब जो भी एमसीक्यूज आएंगे इससे रिलेटेड आराम से कर पाओगे कि कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, चाहे वो मेटेरियल हो, लेबर हो, या फिर मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट अभी कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, देखो। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि फीचर्स, सॉरी फीचर्स नहीं, प्रोसीड्यूर, प्रोसीड्यूर फॉर एस्टिमेशन ऑफ मेटेरियल कॉस्ट। मेटेरियल कॉस्ट को एस्टिमेट करने का क्या प्रोसेस है? फर्स्ट है कि हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा, ब्रेकअप द फाइनल प्रोडक्ट इनटू सिंपल पार्ट्स। मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बना हुआ है, जैसे कि मान लो ये टेबल ही बना हुआ है या फिर ये पॉट बना हुआ है, ठीक है, मान लो इस टेबल में क्या क्या यूज हुआ है, इसमें मान लो प्लाई यूज हुआ है, ठीक है, इसमें मान लो स्क्रू यूज हुआ है, ठीक है, इसमें और मान लो फेविकॉल वगैरह मतलब ग्लू वगैरह यूज हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग अलग अलग खर्चे को ब्रेक कर लेंगे कि प्लाई का कितना है, स्क्रू का कितना है, या फिर वुड का कितना है, तो अलग अलग खर्चे को पहले हमें देख लेना है। दैट इज ब्रेकअप द फाइनल प्रोडक्ट इनटू सिंपल पार्ट्स। तो फाइनल प्रोडक्ट को हम लोग सिंपल पार्ट्स में ब्रेकअप करके उसका कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे। देन अगर कोई छोटा मोटा खर्चा है उसे नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो नेग्लेक्ट स्मॉल फीचर्स, ठीक है, स्मॉल fillets and rounded comers, but take into consideration scrap involved। मतलब अगर कोई छोटा मोटा खर्चा है, जैसे मान लो कुछ ऐसा छोटा छोटा स्क्रू होता है, ठीक है, या पिन वगैरह होता है जो कि किलो में खरीदा जाता है, मान लो एक दो पीस नहीं देगा, पूरा एक पैकेट दे देगा, किलो में दे देगा, ठीक है, या फिर कुछ ग्राम में वेट करके दे देगा जिसका कॉस्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, तो इस तरह का अगर कोई खर्चा है तो उसे हमें नेग्लेक्ट कर देना है। लेकिन अगर कोई स्क्रैप हमें मिल जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन के बाद कोई स्क्रैप बेच देते हैं हम लोग, उससे हमें अगर हमें कुछ रिकवर हो जाता है तो उस स्क्रैप से हम लोग अपना कॉस्ट को कम कर लेंगे। मान लो टेबल बनाने का खर्चा आया पूरा 1000 रुपीज, और उससे जो भी स्क्रैप बना था उसको बेच के 50 रुपीज का रिकवरी हो गया, यानी हम लोग का टेबल बनाने का खर्चा हो जाएगा 950। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि हमें छोटा मोटा कॉस्ट नेग्लेक्ट कर देना है, बट अगर कुछ स्क्रैप रिकवरी है तो उसे हम लोग एडजस्ट कर देंगे कॉस्ट में। ये रूल्स होता है। नेक्स्ट हो जाएगा कैलकुलेट एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ईच पार्ट। देन एड द वॉल्यूम ऑफ ऑल पार्ट्स। ठीक है, मतलब हम लोग जो भी चीज बना रहे हैं उसका हम लोग चेक कर लेंगे कि उसमें क्या वॉल्यूम, जैसे मान लो प्लाई कितना यूज हुआ है, ठीक है, प्लाई का क्या एरिया है, कितना यूज हुआ है, कितना वॉल्यूम, मतलब इससे कितना बन रहा है, ठीक है। जैसे मान लो अगर कुछ भी एक यूनिट ले लो, मान लो कितना भी यूनिट यूज हुआ है इनटू जितना ऐसा प्लाई लगा होगा, ठीक है, जितना भी ऐसा प्लाई लगा होगा मान, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा
कि ऐसे पीसेस मान लो कितने यूज हुए हैं, तो मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा। इसका जो भी लेंथ वगैरह होगा उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा पर्टिकुलर यूनिट में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका टोटल करके कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेट एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ईच पार्ट। हर एक पार्ट का वॉल्यूम, एरिया, ये सब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर हम लोग सारे अलग अलग जो वॉल्यूम आएंगे उसे ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे कैलकुलेट वेट। वेट कैलकुलेट करेंगे कैसे, मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट वॉल्यूम बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो भी मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट वॉल्यूम, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेट पता चल जाएगा कि जो प्रोडक्ट बना उसका वेट कितना है। कितना, जैसे मान लो टेबल बना, टेबल का वेट कितना है, उस वेट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट पर यूनिट वेट। एक टेबल का जो भी वेटेज आया टू द वेट ऑफ मटेरियल, फिर उसको मटेरियल के वेट के साथ हम लोग टोटल कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट ऑफ यूनिट पर यूनिट वेट टू द वेट ऑफ मटेरियल। ठीक है, मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट पर यूनिट वेट टू द वेट ऑफ मटेरियल। जैसे कितना कितना हमारा जो है प्लाई लगा है, ठीक है, या फिर वुड लगा है, उससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी मटेरियल यूज करेंगे। तो पहले ब्रेकअप कर लेंगे जितने सारे चीज यूज हुए हैं इस फाइनल प्रोडक्ट को बनने में। नेग्लिजिबल कुछ है तो उसे छोड़ देंगे, लेकिन अगर कोई स्क्रैप है तो उसे यूज करके कॉस्ट कम करने का कोशिश करेंगे। एरिया वॉल्यूम ईच पार्ट का, जैसे मान लो प्लाई लगा है तो उसका एरिया वॉल्यूम क्या है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर ऐड कर देंगे कि टोटल कितना एरिया और वॉल्यूम हो रहा है। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे वेट, जो भी मटेरियल यूज करे उसका वेट कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जितना सारा प्लाई यूज हुआ है, ठीक है, मान लो ये लेंथ वाला जितना सारा प्लाई यूज हुआ है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट के वॉल्यूम से और डेंसिटी ऑफ द मटेरियल से। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट इनटू कॉस्ट कर देंगे। मान लो ऐसा इतना बड़ा एक प्लाई का कॉस्ट है सपोज 500 रुपीज। अब ऐसा कितना सारा यूज हुआ है, वेटेज क्या है, उस हिसाब से अगर कॉस्ट है तो इसको इंटू करके कैलकुलेट कर पाएंगे। ये हो गया किस तरह से हमें मटेरियल को कैलकुलेट करना है, मटेरियल कॉस्ट को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। फर्स्ट है अकाउंटिंग एस्पेक्ट। ठीक है, अकाउंटिंग एस्पेक्ट, अकाउंट्स को यूज करके किस तरह से हम लोग मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस यूज करें तो हमारे पास मटेरियल का सारा डेटा होगा कि कितना मटेरियल इनपुट, मतलब कितना आया, कितना हम लोगों ने यूज किया, कितना रह गया, कितना क्लोजिंग स्टॉक में है, कितना क्या हुआ है। ये सारी चीज हम लोग जो हमारा लेजर स्टोर लेजर बना हुआ है वहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री, जो भी डॉक्यूमेंट किया है हम लोगों ने, ठीक है, ऑफ मूवमेंट ऑफ एवरी स्टेज राइट फ्रॉम द टाइम सेल्स एंड प्रोडक्शन बजट are approved by the are approved to the point when
materials are purchased and actually used in production operation. तो मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हम लोगों के पास, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये एविडेंस होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ठीक है, ऑफ मूवमेंट, मतलब कब कहां से कितना मटेरियल हमारा गया, मूवमेंट ऑफ एवरी स्टेज, हर एक स्टेज में मटेरियल का मूवमेंट कैसा हुआ, राइट फ्रॉम द टाइम सेल एंड प्रोडक्शन बजट आर अप्रूव्ड टू द पॉइंट व्हेन मटेरियल आर परचेज एंड एक्चुअली यूज्ड इन प्रोडक्शन, मतलब मटेरियल परचेज से लेके उसको प्रोडक्शन में यूज करने से लेके बजटेड क्या था, कितना एक्चुअल यूज हुआ, फिर सेल तक, मतलब एकदम मटेरियल खरीदने से लेके सेल्स तक का पूरा डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास रहना चाहिए। उस एविडेंस को यूज करके हम लोग बोल सकते हैं, मतलब उस एविडेंस को यूज करके हम लोग अपने मटेरियल में कंट्रोल रख सकते हैं कि कितना खरीदा, कितना यूज हुआ, कितने का प्रोडक्ट बना। और एक तरीका होता है ऑपरेशनल एस्पेक्ट। ऑपरेशनल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनको मटेरियल के लिए रखा हुआ है, ठीक है, हम लोग मतलब एक्चुअली कोई एक मेंटेनेंस जो स्टाफ है उनको हम लोग बोल सकते हैं कि देखो मटेरियल आपको सही तरीके से यूज करना है, वेस्टेज कम कीजिए, मतलब ऑपरेशनल मतलब क्या, हम लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें सुधार लाना है, ठीक है, अगर फालतू का लेबर लोग वेस्टेज कर रहा है तो वो ध्यान में देखना है कि वेस्टेजेस ज्यादा तो नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल सप्लाईज at a level so as to ensure that material is available for use in production as and when required by minimizing investment in material। तो क्या बोला है, देखो मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल सप्लाईज एट अ लेवल, हर एक लेवल पे हम लोग मटेरियल सप्लाई का जो मतलब जिस तरह से चल रहा है उसे मेंटेन कर सकते हैं, सो एज टू एंश्योर दैट मटेरियल इज अवेलेबल फॉर यूज इन प्रोडक्शन। अगर हम लोग सप्लाई चेन को सही रखेंगे तब प्रोडक्शन के टाइम पे अवेलेबल होगा मटेरियल, नहीं तो हम लोगों ने सफिशिएंट मटेरियल ही खरीदा था, लेकिन अगर हम लोग उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, ज्यादा वेस्टेज कर रहे, तो हो सकता है प्रोडक्शन टाइम पे हमें मटेरियल ही नहीं मिला। तो इसीलिए प्रोडक्शन टाइम पे जब जरूरत हो तब हमें मटेरियल मिले, प्रोडक्शन रुक जाना मतलब बहुत लॉस होता है, ठीक है, तो इसीलिए हमें मेंटेन करना पड़ेगा मटेरियल सप्लाई चेन को और मिनिमाइज करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मटेरियल खरीद के रख दिया, उसमें बहुत सारा पैसा जो है इन्वॉल्व हो गया तो उसमें तो हमारा लॉस है, पैसा जो है वो कॉस्ट मतलब कैपिटल जो है वो मटेरियल में फंस जाएगा। तो हमें अपना मटेरियल सप्लाई चेन ऐसा रखना है कि कॉस्ट भी ज्यादा मटेरियल में इन्वॉल्व ना हो लेकिन हमारे पास मटेरियल अवेलेबिलिटी भी हो। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली किसके ऊपर रहेगा, जो ये चीज को कंट्रोल करेंगे, इस चीज को सुपरवाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया मटेरियल कॉस्ट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ये पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में पहले पढ़ेंगे बाय टाइम, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग करते हैं बाय टाइम। टाइम के हिसाब से कितने तरह से कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, तो टाइम के हिसाब से 3 तरह से कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। 3 तरह से क्या क्या होता है, एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा है करंट कॉस्ट, तीसरा है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, ठीक है।
हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है अगर हम लोगों ने कोई चीज मैन्युफैक्चर कर लिया है या फिर कोई चीज हम लोग परचेस कर चुके हैं, हमारा कंपनी कोई प्लांट मशीनरी खरीद लिया है या फिर कुछ मैन्युफैक्चर किया है, तो ऑलरेडी जो कॉस्ट इनकर्ड हो चुका है, कॉस्ट इनकर्ड इन पास्ट, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हो जाएगा, इसके नीचे लिख देते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, यहाँ पर लिख देते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हो जाएगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब सिंपल अगर बोले कॉस्ट इनकर्ड इन पास्ट, ठीक है, पास्ट में जो कॉस्ट हम लोग इनकर्ड कर चुके हैं, मतलब मींस एसर्टेन, ये कॉस्ट हम लोग कैसे एसर्टेन करेंगे, पहले खर्चा करना पड़ेगा, एसर्टेन आफ्टर दे आर इनकर्ड, ठीक है, वो खर्चा होने के बाद ही हम लोग एसर्टेन कर पाएंगे। जैसे हम लोगों ने कोई प्लांट मशीनरी खरीद लिया तो हम लोगों ने खर्चा कर दिया है, ठीक है, तो हमें पता है उस प्लांट मशीनरी का कॉस्ट क्या है। या फिर मान लो हम लोग कोई जो है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो एक कार मैन्युफैक्चर किया और मैन्युफैक्चर करने पे हमारा जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने पे हमारा जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ वो हो जाएगा हम लोगों का हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। जैसे इस कार को मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने का जो भी खर्चा हुआ उसको हमें एसर्टेन यानी कैलकुलेट करना पड़ेगा इनकट करने के बाद, ठीक है, तो इस तरह के कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट हो जाएगा करेंट कॉस्ट। करेंट कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रेजेंट पीरियड, मतलब अगर आज हम लोग इस कार को बनाना चाहेंगे या फिर आज अगर हम लोग कोई प्लांट मशीनरी खरीदना चाहेंगे तो हमें कितना कॉस्ट देना पड़ेगा। पास्ट में हम लोगों ने एक गाड़ी बनाया था या गाड़ी खरीदा था तो उसका कॉस्ट, तो आज अगर यही गाड़ी बनाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं या कोई प्लांट मशीनरी खरीदना चाहते हैं तो उसमें या फिर प्रोड्यूस करना चाहते हैं मतलब मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो कितना कॉस्ट लगेगा। तो कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रेजेंट पीरियड, आज के डेट पे इसी चीज को करने का जो खर्चा होगा उसको हम लोग बोलेंगे करेंट कॉस्ट। नेक्स्ट हो जाता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का मतलब हो जाएगा कॉस्ट मतलब फ्यूचर में अगर हमें ऐसा गाड़ी बनाना है या प्लांट मशीनरी खरीदना है तो कितना खर्चा करना पड़ेगा, मतलब डिटरमाइन कर रहे हैं पहले से, तो कॉस्ट रिलेटिंग टू फ्यूचर एस्टिमेटेड टुडे, एस्टिमेटेड टुडे, ठीक है, तो ये हो गया बाई टाइम, इसीलिए नाम है बाई टाइम, ठीक है, टाइम के हिसाब से। जैसे ये इस तरह से याद रख सकते हैं, ये पास्ट का कॉस्ट है मतलब जो ऑलरेडी हम लोगों ने इनकट कर लिया, ये आज का है मतलब ये प्रेजेंट का कॉस्ट है, ठीक है, ये प्रेजेंट का कॉस्ट है और ये जो है ये फ्यूचर का कॉस्ट है, ठीक है, प्री डिटरमाइंड मतलब फ्यूचर का कॉस्ट है। अच्छा, और एक कॉस्ट पढ़ेंगे, एक्चुअली प्री डिटरमाइंड के अंडर फिर दो कॉस्ट होता है, ठीक है, प्री डिटरमाइंड के अंदर दो कॉस्ट होता है, ये बता देते हैं। देखो प्री डिटर ये सब एक्चुअली छोटा छोटा एमसीक्यू आ जाता है ना, तो हर तरह का कॉस्ट हमें पता होना चाहिए, अचानक से पूछ लिया तो फिर कैसे बताएंगे। तो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट जो है इसमें एक आता है एस्टिमेटेड और एक आता है स्टैंडर्ड। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब होता है एस्टिमेटेड बिफोर, एस्टिमेटेड बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट, ठीक है, प्रोडक्शन स्टार्ट होने के पहले जो कॉस्ट हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं उसे ही बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब देखो तो फिर प्री डिटरमाइंड और एस्टिमेटेड में तो खास फर्क है नहीं, ठीक है,
लेकिन नाम अलग अलग होता है ना। प्री डिटरमाइन मतलब हम लोग कॉस्ट फ्यूचर में कितना लगेगा उसका एस्टिमेट कर रहे हैं, और ये जो है प्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले कर रहे हैं, मतलब ये फ्यूचर में, अभी तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो, सोच रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले जस्ट उसके पहले जब आइडेंटिफाई करते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड, तब हम लोग उसे प्री डिटरमाइंड नहीं बोलते। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर कोर्स का, जैसे मान लो नॉर्मली प्रोफेशनल कोर्स का 3 स्टेप होता है, जैसे मान लो एक हो गया फाउंडेशन हो गया या फिर एंट्रेंस हो गया, जो भी बोलो, फिर हो जाता है एक एग्जीक्यूटिव या फिर इंटरमीडिएट, फिर होता है फाइनल। ठीक है, तो अगर हम लोग ये तीनों का खर्चा जोड़ते हैं कि मान लो इंस्टीट्यूट कितना ले रही तीनों का खर्चा, तो प्री डिटरमाइन, अभी तक हम लोगों ने ये तीनों का प्री डिटरमाइन कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, कि हम लोग ये कोर्स अगर करेंगे तो हमारा कितना खर्चा होगा, लेकिन हम लोग अभी फाउंडेशन में एंट्री लेने वाले हैं, फिर एस्टिमेट करें अभी हमारा कितना खर्चा होगा, तो दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो ये डिफरेंस हो जाता है छोटा छोटा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड बना लेते कि हम लोग का इतना खर्चा हो सकता है, यानी सेटिंग अप स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे डिफाइन किया जाता है? पहले हम लोग सेट करते हैं अपना स्टैंडर्ड, नेक्स्ट हो जाता है कंपैरिजन विथ एक्चुअल, विथ एक्चुअल। ठीक है, जैसे हम लोग कोई मेटेरियल खरीदने गए, हमें लगा वो मेटेरियल 50 रुपीज पर किलो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में हमें वो कितने में मिला वो डिपेंड कर रहा है। मान लो हम लोगों ने सोचा था 50 रुपीज में मिलेगा, लेकिन मिला फॉर एग्जाम्पल 52 में, फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कॉज ढूंढना पड़ेगा, क्यों ये वेरी हुआ, कॉजेज ऑफ वेरिएशन। फिर हमें लेना पड़ेगा करेक्टिव एक्शन। ठीक है, ताकि आगे से हमारा स्टैंडर्ड जब भी वो ये 52 हो, ठीक है, 50 ना हो, क्योंकि हमारा एस्टिमेशन गलत था। तो करेक्टिव एक्शन। ये हो गया हम लोग का प्री डिटरमाइन का 2 पार्ट। अब ये भी प्री डिटरमाइन के अंडर क्यों आता है? क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन के पहले हम लोग सोच रहे हैं ना कि हम लोगों का क्या कॉस्ट लग सकता है, यहाँ पर हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अपना स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसका एक्चुअल के साथ जो है कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस हो जाता है एस्टिमेटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में। तो ये हो गया हम लोग का टाइम के बेसिस पे, मेन तो यही 3 है, हिस्टोरिकल, करेंट और प्री डिटरमाइन। लेकिन अगर कभी पूछ ले कि एस्टिमेटेड और स्टैंडर्ड, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाई नेचर और एलिमेंट। नेचर और एलिमेंट जो कि आज हम लोगों ने इंडिविजुअली पढ़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिखवा देते हैं। देखो, नेचर और एलिमेंट के हिसाब से क्या क्या हो जाएगा? मेटेरियल, लेबर, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाय नेचर में कॉस्ट का डिवीजन, एक्सपेंसेस। तो इसको अगर शॉर्टकट में लिखे, मेटेरियल मतलब जो सब्सटेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, उसका जो कॉस्ट है वही हम लोग का मेटेरियल कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट ऑफ सब्सटेंस यूज्ड। ठीक है, अब ये 2 तरह का हो जाएगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ये हमें पता ही है, डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है तो डायरेक्ट, अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो इनडायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट, इसका भी शॉर्टकट लिखवा देंगे इनडायरेक्ट। आइडेंटिफाइबल in product, not identifiable in product। लेबर, लेबर को शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? लेबर का हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट, कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट।
तो किसी इंसान का जब एफर्ट यूज हो रहा है उसके लिए जो खर्चा हमें पे करना पड़ रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन को, उसको हम लोग बोलेंगे लेबर का खर्चा। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब हो गया डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। एक्सपेंसेस क्या हो जाता है? ठीक है, एक्सपेंसेस का मतलब अदर देन मेटेरियल एंड लेबर, अदर देन मेटेरियल एंड लेबर। इसका भी 2 पॉइंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं बाय नेचर, बाय नेचर से अगर डिफाइन करें। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम लोग उस कॉस्ट को अगर ट्रेस कर पा रहे हैं यानी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उस हिसाब से दो तरह का कॉस्ट होता है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पर लिखेंगे डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये इन जनरल हो जाता है। ठीक है, अब इसमें तो आ ही जाता है मेटेरियल लेबर, लेकिन है एक्चुअली अगर एमसीक्यू पूछ ले कि ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से क्या है, तो इसका मतलब इसको बोला जा रहा है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को। तो डायरेक्ट कॉस्ट मतलब कॉस्ट जिसको हम लोग ट्रेस कर पाएंगे फाइनल प्रोडक्ट में, जैसे क्ले पॉट में क्ले, ठीक है, बुक में ग्लू, ठीक है, या फिर मान लो बेंच में जो वुड यूज हो रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट दैट कैन बी traced to the final product or cost center, or cost center। Cost that can be traced to the final product or cost center and allocated to cost center। ये हो गया, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब हो जाएगा कॉमन कॉस्ट। ठीक है, जो कॉमन होता है, जैसे मान लो एक जगह पे तीन जो है अलग अलग मशीन लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन रेंट एक ही जगह पे आ रहा है एक फैक्ट्री में, तो कॉमन कॉस्ट हो गया। कॉमन कॉस्ट दैट कांट बी ट्रेस्ड इजीली, आइडेंटिफाई तो कर ही लेंगे बट एपोर्शन वगैरह करना पड़ेगा, इजीली नहीं होगा, इन ए सिंगल प्रोडक्ट। इसमें क्या करना पड़ेगा? एपोर्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट, इसमें सेकेंड पॉइंट एक ऐड हो जाएगा। इसके नीचे लिखो, अगर तुम लोग के पेज में जगह है तो इसके नीचे लिखो, हम यहाँ पर लिख रहे हैं एपोर्शन टू डिफरेंट प्रोडक्ट और कॉस्ट सेंटर ऑन सम बेसिस।
किसी एक पर्टिकुलर बेसिस में हम लोग एपोर्शन कर देंगे, जो कि ओवरहेड में देख चुके हो आप लोग। जैसे कि रेंट होता है तो एरिया के हिसाब से, इलेक्ट्रिसिटी बिल का होता है तो लाइट पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा प्रोडक्ट बाय, जैसे हम लोगों ने लिखा ना बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी, नेक्स्ट लिखेंगे बाय एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से एसोसिएटेड क्या क्या कॉस्ट होता है? एक होता है प्रोडक्ट कॉस्ट, एक होता है पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट और दूसरा होता है पीरियड कॉस्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट किसे बोलते हैं? देखो, प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब होता है, जैसे कि मान लो प्रोडक्ट जो बन रहा है, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट जब बन रहा है, फिनिश गुड्स बन रहा है, तो उसमें क्या क्या लग रहा है। जैसे कि मटेरियल लग सकता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, ठीक है। तो ये जो यूज होता है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जब हम लोग करेंगे तो वो खर्चा हमें मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो विच आर ट्रेसेबल, ट्रेसेबल का मतलब ही डायरेक्ट कॉस्ट होगा, ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट। वो सारे खर्चे को हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट बोलेंगे जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है, और ट्रेसेबल है मतलब डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट एंड इंक्लूड इन इन्वेंट्री वैल्यूज, मतलब जब हम लोग वो स्टॉक बन जाएगा, वो फिनिश गुड्स बन जाएगा, देन उसको हम लोग ऐसे स्टॉक देखेंगे, तो इन्वेंट्री का जब वैल्यू करेंगे तब वो कॉस्ट हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो उससे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट कॉस्ट। जैसे कि एग्जाम्पल डायरेक्ट मेटेरियल, क्योंकि देखो इजीली ट्रेसेबल है तो डायरेक्ट होगा, और कोई भी प्रोडक्ट बनने के लिए डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर चाहिए। एंड इसके अलावा और क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी आएगा, ठीक है। ओवरहेड भी आएगा, ओवरहेड भी तो प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड किया जाता है, जैसे कि रेंट का खर्चा, भले ही तरीका अलग हो लेकिन ऐड तो किया जाता है। प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट को फाइनली बनने में जो भी खर्चा लगा, ठीक है। और ट्रेसेबल कर सकते हैं, अगर ट्रेसेबल है तो डायरेक्ट होगा। इसके अलावा इन्वेंट्री वैल्यूज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यूज्ड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ऐसा ओवरहेड जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में यूज होगा। नेक्स्ट हो जाएगा पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? इनकर्ड ऑन, incurred on the basis of time such as रेंट, ठीक है। जो टाइमली मतलब एक पीरियोडिक वे से पे होता है, जैसे कि 14 डेज, 1 मंथ, ठीक है। तो इनकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जैसे कि रेंट हो गया, ठीक है। सैलरी, अगर किसी को एज ए एम्प्लॉय रख रहा है तो उनका भी सैलरी मंथली होता है, एटसेट्रा। एसेंशियल, ये सब जरूरी भी है, ये सब हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एसेंशियल टू कीप बिजनेस रनिंग। एग्जाम्पल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट essential to keep the business running। ठीक है, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऐसा एक खर्चा है जो बिजनेस को रन करवाने के लिए करना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बैक ऑफिस का काम, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो संभाल रहे हैं उनको पैसा वगैरह देना पड़ता है, सैलरी वगैरह देना पड़ता है, ठीक है। सेलिंग एजेंट हो सकता है, मार्केटिंग एजेंट हो सकता है, कमीशन देना पड़ सकता है सेल्समैन को, तो ये सारे खर्चे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे बाय चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम। by change in activity और वॉल्यूम। एक्टिविटी और वॉल्यूम चेंज होने पे कॉस्ट को किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तीन तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो कॉस्ट किसी भी हालत में वॉल्यूम या एक्टिविटी लेवल को इंपैक्ट नहीं करेगा, मतलब एज इट इज रहेगा। कॉस्ट इनकर्ड फॉर ए पीरियड एंड unaffected by fluctuation in the volume, fluctuation in the level of activity लिख देते हैं, level of activity और आउटपुट और टर्नओवर। ठीक है, ये सब पे इम्पैक्ट नहीं लाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया रेंट। ठीक है, जैसे फैक्ट्री का रेंट, अब फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो या ना हो, जैसे कोविड के टाइम पे कितने फैक्ट्री जो है बंद करने पड़े, फैक्ट्री को बहुत सारी चीजें बंद था, तो उसमें क्या होता है, रेंट तो देना पड़ेगा। रेंट हम लोग ना नहीं बोल सकते, ये पीरियड वाइज जो है ये हमें पे करते जाना है। तो हम लोग प्रोडक्शन करें ना करें, कम करें ज्यादा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विथ आउटपुट, आउटपुट के साथ ये चेंज होते जाएगा। इट इज ऑलवेज इन टर्म ऑफ यूनिट, नॉट इन टर्म ऑफ टाइम। जैसे कि जो भी फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं ना, वो टाइम बेसिस पे होते हैं, जैसे सैलरी, ये भी टाइमली पे किया जाता है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का ना कोई टाइम नहीं होता है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यूनिट पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है कि टाइम कितना टाइम हो गया, क्या अब हम लोग को उस कॉस्ट को पे करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो नॉर्मली टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, वो पीरियड डिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है, वो यूनिट डिपेंडेंट होता है कि कितना हम लोग प्रोडक्शन करें, उस पे ये कॉस्ट एप्लीकेबल होता है। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं इसका। वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा हो गया जैसे मेटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, मेटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो अगर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा मेटेरियल यूज होगा, कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम मेटेरियल यूज होगा। ठीक है, अच्छा, अब हो गया सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड मतलब हाफ फिक्स्ड हाफ वेरिएबल। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी अगर मान लो कि 3 मंथ्स तक इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं किए, कहीं बाहर गए थे, बंद था, या फिर 1 मंथ थी, फिर भी देखो 20-30 रुपए बिल 100 रुपीज तक आ ही जाता है, क्योंकि एक फिक्स्ड होता है कि उतना तक तो होगा ही, उसके बाद हम लोग जितना कंजम्पशन करें उसके ऊपर देना पड़ता है। दैट इज सेमी वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ fixed and variable cost. They do not in direct proportion to output. Example, electricity expenses. अच्छा, ये हो गया हम लोगों का बाय चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाय कंट्रोलेबिलिटी। ठीक है, तो ये इधर ही लिख देते हैं, ये तो पूरा नहीं लिख पाएंगे। कंट्रोल
कंट्रोलेबिलिटी। तो दो तरह का कॉस्ट होता है, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोल। ठीक है, दो तरह का कॉस्ट होता है, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट को मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। और अनकंट्रोलेबल मतलब जिस कॉस्ट को मैनेजमेंट कभी कंट्रोल नहीं कर सकती, उसे हम लोग बोलेंगे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। जैसे कि मान लो रेंट का खर्चा, ठीक है, रेंट का खर्चा हमें देना ही पड़ेगा, हम लोग इसे किसी भी तरह से रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोगों का अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। तो यहाँ पर लिखते हैं। और कंट्रोलेबल मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। Cost which can be influenced by its budget holder but are not totally controllable। मतलब ये बोल रहा है कि जिसने ये कॉस्ट बजट किया था, कितना खर्चा हो सकता है, ठीक है। तो कॉस्ट विच कैन बी इन्फ्लुएंस बाय इट्स बजट होल्डर, मतलब जिसने ये बजट बनाया है वो इस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है, बट पूरा पूरी नहीं कर सकता है, ठीक है। कंट्रोलेबल का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा पूरी ही कंट्रोल कर ले, बट हाँ कंट्रोल कर सकते हैं। सम कॉस्ट आर पार्टली कंट्रोलेबल। ये क्यों लिखा है कि पूरा पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसा कॉस्ट है जो पार्टली कंट्रोलेबल है बाय वन पर्सन एंड पार्टली बाय अनदर, ठीक है। जैसे कि कोई एक खर्चा है, मेंटेनेंस का कॉस्ट, ये कॉस्ट दो डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कंट्रोल करता है और मेंटेनेंस मैनेजर के पास भी इसका कंट्रोल है। तो दोनों को मिलके करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये देखो, अब यहाँ पर पूरा पूरी कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कॉस्ट होता है ना जो दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि फुल्ली कंट्रोल ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ये दे देते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट कैन बी कंट्रोल, ठीक है। हम लोग अपने बिजनेस में मेंटेनेंस कॉस्ट कितना रखेंगे वो तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय बोथ, इसमें दो जन का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, बाय बोथ द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस मैनेजर। और अनकंट्रोलेबल या नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होता है, नॉट सब्जेक्ट टू कंट्रोल एट एनी लेवल, किसी लेवल पे ही, एट एनी लेवल ऑफ मैनेजरियल सुपरविजन। मैनेजरियल सुपरविजन के थ्रू से ये कंट्रोल नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई कॉस्ट है जो कंट्रोल नहीं हो सकता है, जैसे कि मान लो कोई हम लोगों ने लोन वगैरह ले लिया, उसका इंस्टॉलमेंट, तो वो कंट्रोलेबल नहीं है, ठीक है। वो टाइम आएगा तो देना पड़ेगा। जैसे कि रेंट का खर्चा, अब रेंट इनकट है तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये अनकंट्रोलेबल है, ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके का खर्चे को हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डिफाइन हो जाएगा एक्टिविटी, तो मैंने करवा दिया, एक्टिविटी करवा दिया, एसोसिएटेड विथ प्रोडक्ट भी हो गया, ट्रेसेबिलिटी भी हो गया, नेचर हो गया, टाइम हो गया। बाय फंक्शन, ठीक है, बाय फंक्शन। तो फंक्शन जो है, फंक्शन के हिसाब से जो हम लोग कॉस्ट शीट में करते हैं, ठीक है, फंक्शन के हिसाब से कितने तरह का होता है, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव
सेलिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, ठीक है। इतने तरह का कॉस्ट हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये हम लोग कॉस्ट शीट जो पढ़ते हैं बिल्कुल उसी का पार्ट है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गया, और इसके साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्री डिटर्मिनेशन कॉस्ट। अच्छा, अच्छा इसके बारे में थोड़ा लिखवा देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी खर्चा हमारा इनकर्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि मैन्युफैक्चर करने के लिए डायरेक्ट लेबर हो गया, ठीक है, लेबर का खर्चा हो गया, रेंट हो गया, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है वहां का खर्चा हो गया। तो ये देखो हम लिख देते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल लिख देते हैं। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री में जो रेंट यूज हो रहा है, पावर यूज हो रहा है, ठीक है, और क्या हो जाएगा, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो जाएगा, सुपरवाइजर सैलरी, फैक्ट्री को अगर कोई सुपरवाइज कर रहा है, सुपरवाइजर सैलरी, इस तरह के खर्चे को बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो बैक ऑफिस का काम होता है, जैसे कि ऑफिस का रेंट, ठीक है। यहाँ पर और एक भी चीज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये सब हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिस रेंट आ जाएगा, एसेट का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, एसेट डेप्रिसिएशन, जो भी एसेट ऑफिस में यूज हो रहा है, ठीक है। बैंक, सॉरी बैंक बोल रहे हैं, ऑफिस रेंट आ जाएगा, और आ जाएगा जैसे कि ऑडिट फीस है तो वो भी यहाँ पर काउंट कर लेंगे, सैलरी है, स्टाफ सैलरी, ये सब हो जाएगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा जो है उसमें आ जाएगा कमीशन, सेलिंग एजेंट को अगर हम लोग कमीशन देते हैं तो वो कमीशन आ जाएगा, ठीक है। सेल्समैन सैलरी आ जाएगा, डिलीवरी वैन अगर यूज कर रहे हैं, डिलीवरी वैन अगर यूज कर रहे हैं उसका डिप्रिसिएशन ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और रिसर्च डेवलपमेंट और यहाँ पर प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, देखो ये सब तुम लोग को पता है इसलिए इसका मैंने एग्जांपल लिखाया है, ठीक है। अब रिसर्च डेवलपमेंट मतलब अगर कोई नया आइडिया डिस्कवर हो रहा है तो उसका मतलब रिसर्च डेवलपमेंट चलता ही रहता है हर एक कंपनी का अपने प्रोडक्ट को आगे मतलब और भी अच्छा बनाने के लिए, तो ठीक है। इसका मतलब होता है डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज, प्रोसेस, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को अगर हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस प्रोडक्ट्स बाय एक्सपेरिमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग सच रिजल्ट ऑन कॉमर्शियल बेसिस, कॉमर्शियल बेसिस, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यू प्रोडक्ट, अगर हम लोग सॉरी न्यू आइडिया डिस्कवर कर रहे हैं, फिर उस आइडिया को बेस करके, उस एक्सपेरिमेंट को बेस करके हम लोग नया प्रोडक्ट प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक सैंपल के हिसाब से पहले किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग उसको कॉमर्शियल यूज करें, मतलब उस इन्वेंशन को अब हम लोग सेलेबल बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर जो खर्चा आ जाता है उसको भी हम लोग अपने प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड कर लेंगे, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हो जाएगा। और ये रहा प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, यहाँ पर लिखने का जगह नहीं, इसका डेफिनेशन लिखवा देते हैं। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, प्री प्रोडक्शन
cost when a new factory is started और न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, या तो बिजनेस नया है या तो प्रोडक्ट नया है। इंट्रोड्यूस्ड देयर मे बी सर्टेन ट्रायल रन, ठीक है। तो कुछ ट्रायल रन होता है कि प्रोडक्ट सही है नहीं है, तो इसको बोलते हैं ट्रायल रन, ठीक है। ट्रायल रन होता है। सच कॉस्ट, तो उसमें कॉस्ट बेयर होता है। जैसे मान लो एक नया जेरोक्स मशीन बना है, वो मशीन जो खरीदने जाएगा ना, उनको ट्रायल रन दिया जाता है, आप देख लीजिए कैसे चल रहा है, तो उनको लगातार बहुत सारे जेरोक्स वगैरह करके दिखाए जाते हैं, उसे बोला जाए ट्रायल रन। उसका एक सेशन ही रखा जाता है, जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक कॉस्ट हो गया। सच कॉस्ट टर्म एज प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, और treated as deferred revenue expenditure, deferred revenue expenditure। They charged to the cost of future product। तो फ्यूचर में जब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मान लो कोई मशीन पे ट्रायल करके देख रहा है, मशीन सही चल रही है कि नहीं, फिर उस पे जब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा तो उस कॉस्ट को, जो ट्रायल रन का कॉस्ट हुआ, वो प्रोडक्ट पे अपोर्शन कर देंगे, ठीक है। इसको बोला जाता है प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। ये क्या हो गया, इसको बोला जाता है प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो और भी कुछ टाइप्स है जो हमें करना पड़ेगा, लाइक जैसे कि अगर हम लोग अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से देखें तो कितने तरीके का कॉस्ट होता है। कैपिटल कॉस्ट होता है, रेवेन्यू कॉस्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा संक कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी डिफरेंशियल, जॉइंट कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, पॉकेट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, मार्जिनल, यूनिफॉर्म और रिप्लेसमेंट, ये कुछ कॉस्ट है। तो आई होप कि नेक्स्ट क्लास में ये हम लोगों का जो मतलब इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं, ये सब तुम लोग पढ़ो, फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरा पॉइंट लेंगे।